हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकलव्य सीरीज के लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपके सामने ही है। याद रखिए, ये जो एकलव्य सीरीज, एकलव्य बैच हमने चालू किया है, इसके अंदर मैं 2025 के बायोलॉजी के सीईटी के अंदर पूछे हुए सवाल ले रहा हूं, डायरेक्ट जो सीईटी में आएंगे। और जब आप क्वेश्चन देखोगे आगे, तो आपको लगेगा कि सच में उसी लेवल के क्वेश्चन है ना। यस। तो ये सीरीज अगर आप पूरा कंप्लीट करते हो तो 2025 के पूरे शिफ्ट में पूछे हुए सवाल आपके हो जाएंगे बेटा, है ना। अगर आप इसको अच्छे से करते हो और बुक का रीडिंग करते हो तो ये इनफ है आपका सीईटी में रिजल्ट लाने के लिए। लेकिन अगर आप और अच्छे से करना चाहते हो तो 2026 के लेटेस्ट वाले उसकी भी प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो वो बहुत बड़ी तरह से आपका और हेल्प होने वाला है, राइट। तो देखो, पहले तो आप 2025 कंप्लीट करो, बाद में 2026 का, जो कि हम ऐप पे देते हैं, क्योंकि वो ना लेटेस्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। ये भी लेटेस्ट ही है, मतलब ऐसा नहीं कि ये पुराने हैं, क्योंकि हर साल कुछ नए क्वेश्चन तो हम जनरेट नहीं कर सकते, सेम ही क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा फॉर्मेट अलग होता है। लेकिन अगर आपने 26 के कर लिए, 25 के कर लिए और अच्छे से कंसेप्ट समझ लिया तो बेटा आराम से 99 परसेंटाइल के ऊपर आ जाएगा, बराबर। तो पहले यहां पर 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है अभी तो। और याद रखना, 10 क्वेश्चन लूंगा, हर एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो 40 क्वेश्चन अगले 40 मिनट में करवाने वाला हूं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 11, और आपको पता है पहला चैप्टर हमारा चालू है, ठीक है, पहले चैप्टर के क्वेश्चंस ले रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर मैं 11 की बात करता हूं। यह आपको देखने को मिलेगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यानी अब तक आपने देखा कि आपके सीईटी के एग्जाम में एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है जिसके 4 ऑप्शन होते हैं। ये इतना बड़ा क्वेश्चन, अब देखो, मतलब इसमें रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सीधे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल वाले, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मतलब 4 से 5 टाइप के अलग अलग प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड है। इसमें स्टेटमेंट 2 है बेटा, पहला स्टेटमेंट ये और दूसरा स्टेटमेंट ये। पहला क्या बोलता है वो देख लो। माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर इज कवर्ड बाय 2 लेयर, उसके ऊपर 2 लेयर होती है और जिनको कलेक्टिवली स्पोरोडर्म बोला जाता है। ये पहला स्टेटमेंट है ना। दूसरा स्टेटमेंट देखो आप यहां पर, स्पोरोपोलिनिन इज नॉट प्रेजेंट, है ना। स्पोरोपोलिनिन क्या है अभी मैं बताऊंगा आराम से, ठीक है। इन द रीजन ऑफ जर्म पोर, जर्म पोर्स के रीजन में स्पोरोपोलिनिन नहीं होता, ये बोला है। अब थोड़ा अगर आपने वन शॉट देख लिया है, मैं आपको एक ही सजेस्ट करना चाहूंगा, बायो स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे वन शॉट है हमारे, और वो इतने डिटेल्ड है, इतने अच्छे तरीके से, इतनी मेहनत करके बनाए हैं। आप एक बार देखोगे तो आप बोलोगे सर सच में मजा आ गया। वो वन शॉट देखने के बाद ये एकलव्य उसको चिपका दो, काम खत्म है, टॉप कर दोगे। अब पहले तो ये क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कुछ चीजें आपको दी गई है। पहली चीज आपको ये बोली है पोलन ग्रेन, ठीक है। आपको पता है बेटा पोलन ग्रेन कहाँ पे बनता है, वो भी मैं आपको डायग्राम बताऊंगा। सो आराम से देखो, इस तरीके से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है, साइड में एंथर और फिलामेंट, ये फिलामेंट एंड एंथर, और यहाँ से जो निकलता है आफ्टर मैचुरेशन, बेटा यही तो है पोलन ग्रेन, यही तो है पोलन ग्रेन, ठीक है। ये इस तरीके से फ्लावर का स्ट्रक्चर होगा और ये ऐसे ये पेटल्स होंगे, है ना, बस यही तो है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो पोलन ग्रेन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रो स्पोर बोलते हैं। हमेशा याद रखना, पोलन ग्रेन इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब अगर आपको किसी ने पूछा कि इसका डिप्लॉयड लेवल क्या होता है, तो ये 2n, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये भी माइक्रोस्पोर ही है तो ये भी 2n ही होगा ना, बराबर। सो दोनों भी एक ही चीज है, ठीक है। अब देखो, ये जो पोलन ग्रेन होता है उसकी मैं थोड़ी डायग्राम अगर यहाँ पे बनाऊं तो आप देख पा रहे हो, डायग्राम जो होगी वो एक लेयर ये ऐसी होती है, ये हो गई फर्स्ट वाली लेयर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा जाड़ा बनाता हूं फर्स्ट वाली लेयर को, जी सर, ये होगी फर्स्ट वाली लेयर। अब इसके ऊपर एक दूसरी वाली लेयर बनाता हूं, ठीक है, ये होती है दूसरी। बट जो दूसरी लेयर है वो कभी कभी किसी किसी जगह पे उसका थिकनेस कम होता है ना, देखो, है ना, ये हो गई। सो लेयर दिख नहीं रही है, एक मिनट, ऐसा वही लगना भी चाहिए ना, वो लेयर है करके, यस। अब ये दूसरी लेयर है। जो पहली लेयर है उसको क्या बोलते हैं, ये बाहर की लेयर होती है बेटा, ये होती है एक्साइन, हाँ एक्साइन मतलब बाहर की। अब उसके बाद एक अंदर की लेयर होती है, ये होती है इंटाइन, इंटाइन। अब इसके नाम में ही है बेटा, नाम में ही है कि बाहर की कौन सी, ईएक्स, ईएक्स मतलब बेटा ये आउटर वाली है, बाहर वाली, ईएक्स, ईएक्स मतलब आउटर, एक्सटर्नल। आईएन, इन मतलब बेटा अंदर, सो इनर, ठीक है, यस सर। अब तक मैंने क्या पढ़ा है आपको, समझो।
मैंने पढ़ाया पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर कहा जाता है। ये डिप्लॉयड ही है। यहाँ पर उनके ऊपर दो लेयर होती है, एक्साइन और इंटाइन, एक्साइन बाहर की, इंटाइन अंदर की। ओके, अब ये दोनों को कलेक्टिवली, ये दोनों को एक साथ हम, ठीक है, एक साथ लिखूं? हाँ सर लिखो सर, एक साथ, हम साथ साथ है, एक साथ है, एक साथ, इसको क्या बोलेंगे? स्पोरोडर्म कहेंगे। स्पोरोडर्म, दोनों लेयर को कलेक्टिवली एक साथ हम क्या बोल सकते हैं? स्पोरोडर्म बोल सकते हैं, है ना, स्पोरोडर्म। ये भी चीजें क्लियर होगी। ओके सर, अब एक और याद रखना है चीज कि क्या सर, कि ये किससे बनती है ना। यहां पर मैं लिखूंगा बेटा मेड बाय, क्योंकि केमिकल होगा ना कुछ तो उससे ये बनी है, और ये भी बेटा मेड बाय, ठीक है, मेड बाय। ये बनती किससे है? अब देखो बनती है, ये किससे बनती है? ये बनती है बेटा, पहला मेड बाय स्पोरोपोलेनिन नाम का केमिकल, स्पोरोपोलेनिन, है ना, याद रखना स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन नाम का जो केमिकल है उससे एक्साइन बनती है, जो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्फीयर की बाहर वाली लेयर होती है। ठीक है सर, अंदर वाली जो लेयर होती है बेटा, मेड अप बाय सेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन। सो सेलुलोज एंड पेक्टिन नाम का केमिकल होता है जिससे कि ये अंदर वाली लेयर बनती है, दैट इज इनसाइड इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। ये दोनों लेयर को कलेक्टिवली स्पोरोडर्म बोला जाता है। यह है एक्चुअल कंसेप्ट, ठीक है, यह है बेटा एक्चुअल कंसेप्ट। अब और एक चीज समझनी है, यहाँ पे चीजें समझनी है कि जहां पर अगर आउटर लेयर जो आप देख पा रहे हो, कहीं कहीं पे उसकी थिकनेस आपको कम दिख रही है, ये थिकनेस, जहां पर थिकनेस कम होती है बेटा उसको जर्म पोर कहते हैं, जर्म पोर, है ना। बट थिकनेस किसकी कम होती है? हमेशा याद रखना, थिकनेस किसकी कम होती है? तो एक्साइन की कम होती है, इंटाइन की नहीं। इंटाइन एक जैसी ही होती है, एक्साइन की थिकनेस कम होती है। पहला सवाल माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन है ये वाला। दूसरा जर्म पोर पे आ सकता है, एक्साइन में होते हैं जर्म पोर्स। एक्साइन बाहर की अंदर की? बाहर की। इंटाइन अंदर की बाहर की? अंदर की। एक्साइन किससे बनती है? स्पोरोपोलिन से। इंटाइन किससे बनती है? सेलुलोज एंड पेक्टिन से। और दोनों लेयर को कलेक्टिवली स्पोरोडर्म कहा जाता है। कितने सारे सवाल हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहां पे बोला गया है कि माइक्रोस्पोर इज कवर्ड बाय टू लेयर, यहां तक बराबर है, और दोनों को स्पोरोडर्म कहता है। पहला स्टेटमेंट इज राइट, पहला स्टेटमेंट राइट है। स्पोरोपोलेनिन इज नॉट प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ जर्म पोर्स, बराबर है, जर्म पोर्स के अंदर वो नहीं होती है, ऑफ माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन, बराबर। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे बेटा? सही हो जाएंगे, यानी कि बिना कोई शक के पहला ही आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? मतलब क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन उतना है नहीं, है ना। ये डराने के, हाथी के खाने के दांत कुछ और डराने वाले कुछ और, ये डराने वाले दांत है। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली तो कुछ टेंशन की बात नहीं होगी आगे का। और ये भी जो भी मैं पढ़ाऊंगा, इसमें नोट्स बना रहा हूं, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री फ्री फ्री, है ना। महा टॉपर्स ऐप पे आपको डाउनलोड करना है, महा टॉपर्स ऐप, उसमें फ्री मटेरियल में दिया गया है, चारों भी सब्जेक्ट, क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। दूसरा वाला यहां पर भी अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व टू मेजर इवेंट्स। देखो सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं बेटा प्लांट्स की, तो प्लांट्स में अगर आप देखोगे तो जो रिप्रोडक्शन होता है ना, याद रखना वो दोनों प्रकार से होता है। हाँ, सेक्सुअल वाला भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, और बहुत बहुत टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, ये भी होता है, ये भी होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही ही है कि असेक्सुअल में भी बेटा मेनी टाइप होते हैं, है ना, इसमें मेनी टाइप होता है, मेनी टाइप्स यहां पर इन्वॉल्व होंगे, है ना, मेनी टाइप्स होंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया प्लांट्स का, ऑलराइट, यस सर, ये प्लांट्स का है। और सर, और दूसरा दिया गया है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बेटा दो इवेंट होते हैं, ये भी करेक्ट है, दो इवेंट होते हैं। सर कौन कौन से इवेंट? सो दो इवेंट की मैं बात करूं तो पहला होता है बेटा फिजिकल ग्रोथ, है ना, फिजिकल ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर बेटा। क्या होगा? पहले फिजिकल ग्रोथ, और दूसरे बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। सर कैसे? जैसे सपोज मैं अगर बात करूं यहां पर कि हमने एक प्लांट को जमीन के अंदर लगा दिया, पहले तो सीड होगी, है ना, ये होगी बेटा सीड। सो सीड है, एक सीड को जमीन में लगा दिया हमने। सीड को जब जमीन में लगाएंगे तो धीरे धीरे वो प्लांट आगे बड़ा होगा और बाद में इसकी ग्रोथ होने लगेगी, ठीक है, बराबर। हाँ, तो यहां तक जो भी ग्रोथ हुई वो फिजिकल ग्रोथ है, सिर्फ फिजिकल ग्रोथ हुई। बट जब वो आगे और थोड़ा मैच्योर हो जाएगा
तब आपको देखने को मिलेगा उसमें फ्लावर बन रहे हैं, और फ्लावर बनेंगे यानी वहां पे फिर बाद में फ्रूट भी आने वाला है ना। हाँ सर, तो यहां से यहां तक, सीड से यहां तक मैच्योर प्लांट बनने तक जो ग्रोथ होती है वो फिजिकल ग्रोथ होती है। तो ये फिजिकल फेज है ना, इसको याद रखना, फिजिकल ग्रोथ होती है, और बाद में फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होते हैं। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने इवेंट होते हैं बेटा? 2 इवेंट होते हैं। इवेंट मतलब कि फेजेस, एक कालावधि बोल सकते हैं। जैसे आप, हमारे अंदर भी, एनिमल्स में, हम में भी बचपन से हम पहले ग्रो हुए, बाद में फिर स्पर्म तैयार होना चालू हुआ, मतलब अडोलसेंट कहते हैं उसको, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बाद में आए। पहले बॉडी की ग्रोथ हुई सिर्फ, बाद में फिर आपकी जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है वो बाद में हुई। क्या आप इस चीज को मानते हो? बराबर है कि नहीं? हाँ वही। सो ये वही बोला गया है आपको कि यहां से फिर बेटा आपका दूसरा जो प्लांट के अंदर फेज है वो चालू हो जाएगा। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 मेजर इवेंट्स होते हैं, ये बराबर है और पहले वाला भी बराबर है। दूसरी चीज यहां पर याद रखना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे याद रखना, ये सेक्सुअल बोलेंगे, ये असेक्सुअल है ना, ये बोलना चाहता। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगेन 2 इवेंट और है, और इवेंट कैसा बोल सकते हैं हम? 2 इवेंट में बोल सकते हैं। पहला गैमेट फॉर्मेशन, कि गैमेट बनता है, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन, ये वाला पहला इवेंट। और दूसरा बेटा फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट, है ना। सो ये भी है, ठीक है। सो दोनों के दोनों याद रखना है, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। इसका भी आंसर खुली एकदम ए होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? डायग्राम बेस। आपको इसका आंसर लेना है, बताओ क्या होगा आंसर? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहां पर। आइडेंटिफाई द लेबल एक्स वाई जेड। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, 3 नाम दिए गए हैं, एक्स वाई एंड जेड। एंड ये क्या है बेटा? ये मेज का ग्रेन है, मेज का ग्रेन, ग्रेन मतलब क्या है? एक सीड है वो, है ना। यस, और मेज याद रखना, ये एक ही कॉटिडॉन इसमें होता है, यानी याद रखना ये मोनोकॉट का सीड है बेटा, मोनोकॉट सीड। तो आपको बुक में देखने को मिलेगा इसका डायग्राम और इसका शेप। अभी यहां से अगर आप देखोगे तो थोड़ा उतना अच्छे तरीके से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम एक्चुअल इमेज देखेंगे, एक्चुअल इमेज की, एक्चुअल में ग्रेन होता कैसे है, एक्चुअल में ग्रेन ये होता कैसे है। ये देख लो आपके सामने है ग्रेन, क्या बात समझ में आ रही? दिख रहा है ग्रेन? बिल्कुल सर। अब उस ग्रेन में आप थोड़ा सा चीजों को समझिए, क्या क्या है। ये मोनोकॉट का सीड है, हाँ मैं क्या बात कर रहा हूं? मोनोकॉट का सीड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पर अपना एक सीड था, यहां पे अपना एक सीड था, उस सीड को हमने काटा बीच में से, काट के देख रहे हैं तो ये ऐसा दिख रहा है। अब यहां पर देखो क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले ये एंडोस्पर्म होता है बेटा, ये फूड होता है ना, सीड के अंदर ये फूड होता है, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, पता है आपको, कल पढ़ाया था पार्ट 1 में, है ना। ये रिजर्व फूड है, ये फूड है बेटा, रिजर्व, ठीक है। यस, अब देखो क्या क्या चीज है इधर, क्या क्या चीज है। एक तो ये लेयर है, एल्यूरॉन लेयर, ये जो दिख रहा है, उसके बाहर सीड कोट है, ठीक है, सीड कोट बाहर की, सबसे बाहर की सीड कोट, उसके अंदर की एल्यूरॉन लेयर, है ना। अब उसके अंदर आप देखो, यहां पर ये ऊपर का पार्ट हो गया ना, ये कट हो गया, ये ऊपर का पार्ट है, जो भी अभी नाम दिए हमने ऊपर के पार्ट के दिए। अब नीचे के पार्ट को ब्लू कलर से नाम देंगे, आ जाओ। ये देखो, ये है स्क्यूटेलम, ये शील्ड शेप कॉटिलीडॉन होता है, स्क्यूटेलम मतलब कॉटिलीडॉन, है ना। शील्ड शेप मतलब ढाल के जैसा है, दिख रहा है क्या? ऐसा ढाल, मतलब ऐसा पकड़ूंगा ऐसा इसको तो ढाल होगा ना। यस सर, तो ढाल के जैसा, ढाल के शेप का शील्ड शेप बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ अच्छे से याद रखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ भी हूँ, यहाँ पर क्या लिखूंगा? शील्ड शेप कॉटिलीडॉन, ठीक है जी सर। आगे आगे ये कोलेप्टाइल है, ठीक है। अब 2 पार्ट है, कोलेप्टाइल एंड कोलेराइजा। देखो ये जो है कोलेप्टाइल, यहां पर एम्ब्रियो के ऊपर का पार्ट, और नीचे का पार्ट होता है कोलेराइजा। ये 2 चीजें समझने कि ये जो एम्ब्रियो है बेटा, ये एम्ब्रियो है, ये एंडोस्पर्म है। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 चीजें बनती है, ये एंडोस्पर्म, ये एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में स्क्यूटेलम, ये शील्ड शेप, ढाल के शेप के जैसा कॉटिलीडॉन होता है। कोलेप्टाइल ऊपर का पार्ट, कोलेराइजा नीचे वाला पार्ट, ठीक है। कोलेप्टाइल कोलोराइजा। अब हमेशा याद रखना, ये प्लीम्यूल और कॉटिलीडॉन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखना। ये जो प्लीम्यूल है और कॉटिलीडॉन, और ये रेडिकल, देखो रेडिकल जो है आगे चल के प्लांट का रूट बनाते हैं बेटा, रूट,
और प्लीम्यूल आगे चल के शूट बनाते हैं। शूट मतलब ऊपर का पार्ट। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, सो ये ट्रिक भी बता रहा हूँ, आर से याद रखना, आर से रेडिकल, प्लीम्यूल जो बचा है वो शूट है। ठीक है, सो अब देखो अब क्या है डायग्राम। अब देखो डायग्राम जरा, ये वाला सबसे ऊपर का और ये वाला, ये इधर की सबसे एक्स तो हो जाएगा आपका बेटा क्या, ये एल्यूरॉन लेयर, एल्यूरॉन लेयर। सो डी नहीं है और ये नहीं है ना, बराबर, यहां तक क्लियर। अब देखो बी का ऑप्शन और सी का ऑप्शन, ये दोनों में ही आंसर है, ये तो बात सही है ना। अब देखो जेड, देखो डायग्राम में ये क्या है, जेड वाला रेडिकल है सर, ये जो जेड है वो रेडिकल है, यानी कि ये आप देख पा रहे हो जेड में रेडिकल कहाँ पे, ये बी ऑप्शन में है, दैट्स वाई यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे सवाल आते हैं बेटा, तो ये नाम जो है ना ये याद रखना, ये आईएमपी है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ सीईटी के अंदर आईएमपी, ये 25 में पूछा गया ना, आईएमपी। साथ ही साथ आप डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों सीड का डायग्राम अच्छे से कर लो, एक तो डाइकॉट एंड दूसरा मोनोकॉट, अगर आप अच्छे से टॉप करना चाहते हो तो, है ना, अगर आप टॉप करना चाहते हो तो दोनों के दोनों डायग्राम अच्छे से कर लेना बेटा, मैं बोल रहा हूं आपको, है ना। चलो मेरी बात सुनोगे ना, बराबर। अब देखो इसमें पूरा दिया गया आपको चीजें कि एल्यूरोनॉन लेयर क्या होती है, ये एंडोस्पर्म के ऊपर की लेयर होती है, बराबर है कि नहीं, एंडोस्पर्म था, एंडोस्पर्म के ऊपर की लेयर। उसके बाद ये कुछ एंजाइम जर्मिनेशन के दरमियान सीक्रेट करते, जब सीड सॉइल में जाती है तब जर्मिनेट जब स्टार्ट होता है तब। पेरिकार्प है, क्या है, आउटर कवरिंग, सीड कोड के साथ जो आउटर कवरिंग होती है वो पेरिकार्प होती है। एंडोस्पर्म क्या है, एक सेंट्रल पार्ट है जो फूड स्टोर करने का काम करता है, दैट इज स्टोर्ड स्टार्च। फूड किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च, स्टार्च स्टोर करके होता है उसमें। स्क्यूटेलम क्या है, सिंगल कॉटिलिडॉन होती है जो कि एंडोस्पर्म देखो उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करती है। ये सील्ड शेप कॉटिलिडॉन है, सील्ड शेप भी होती है ना, ये अभी यहाँ पे लिख लो। आगे देखो ये प्लीम्यूल, एम्ब्रियोनिक शूट जो आगे चल के शूट बनाएगा, और रेडिकल जो आगे चल के रूट बनाएगा। कोलेप्टाइल क्या है, जो प्लीम्यूल के ऊपर की कवरिंग होती है, प्लीम्यूल के ऊपर की कवरिंग कोलेप्टाइल, ये देखो आप, ये प्लीम्यूल है उसके ऊपर की कवरिंग है कोलेप्टाइल। और कोलेराइजा क्या होता है, शीथ कवरिंग द रेडिकल, सीधी बात है, जो रेडिकल को कवर करता है बेटा, मतलब सिंपल है, ये कोलेराइजा किसका प्रोटेक्शन कर रहा है, ये कोलेराइजा जो है वो प्रोटेक्शन कर रहा है बेटा ये रेडिकल का, सो रेडिकल की कवरिंग। और प्लीम्यूल को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, प्लीम्यूल को कोलेप्टाइल, समझे कि नहीं समझा, बिल्कुल सर, प्लीम्यूल को कोलेप्टाइल प्रोटेक्ट करेगा, रेडिकल को कोलेराइजा प्रोटेक्ट करेगा। बाकी एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म के आउटर लेयर दैट इज द एल्यूरॉन लेयर, ये स्क्यूटेलम जो कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करेगा, स्क्यूटेलम, है ना, शील्ड शेप कॉटिलिडॉन। सर क्या बात है, आपने तो पूरा मतलब सीड का पोस्टमार्टम ही कर दिया वही तो करना है, कंसेप्ट पढ़ना है तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, मैं एक बार पढ़ा दूंगा, आप वो भूलोगे नहीं लाइफ में, है की नाही, मग टेन्शन नाही घ्यायचं, सौरव सर आहे फक्त फॉलो करा, ठीक है सर। आता बघा नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलायझेशन इन विच नॉन मोटाइल मेल गॅमेट आर कॅरीड थ्रू हॉलो पोलन ट्यूब। मी तुम्हाला पहिल्या पार्टमध्ये, ज्यांनी नाही बघितलं त्यांनी लक्षात घ्या, पहिल्या पार्टमध्ये डबल फर्टिलायझेशन नावाची प्रोसेस सांगितली। डबल म्हणजे दोन, जिसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन। और प्लांट में 2 बार फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि पहले फर्टिलाइजेशन में बेटा एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो यानी कि सीड यानी कि प्लांट का बच्चा, और दूसरे फर्टिलाइजेशन में बच्चे का खाना यानी न्यूट्रिटिव टिश्यू यानी एंडोस्पर्म बनाया जाता है। दोनों भी चीजें समझना, डबल फर्टिलाइजेशन। मैं जो मतलब एक पूरी सी जी जान लगा के जो पढ़ा रहा हूँ, मुझे यही पता है, जो खेड़े गांव में बैठा हुआ लड़का है, अगर किसी को एक को भी फायदा हो गया तो धन्य है, और करना है तो बहुत लेवल का करना है, हाई लेवल, है ना। आप, मैं याद रखना, मैं आपको गुमराह कर सकता हूँ, खुद को नहीं। तो दो बार फर्टिलाइजेशन क्यों होता है बता दिया। अब इसमें अलग अलग फिनोमिनॉन है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक फिनोमिनॉन। देखो ये होता है ओव्यूल, है ना, 1 2 3 और 4, ये ओव्यूल है। और आपको पता है बेटा ओव्यूल के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो कभी कभी ऊपर से घुसता है, कभी कभी नीचे से घुसता है अंदर, कभी कभी बीच में से घुसता है, और एक अलग एक फिनोमिनॉन है वो भी मैं बताऊंगा। अब देखो सिंपल में एक बार नाम दे देता हूं मैं, ये है ओव्यूल, है ना, ये सब में, और ये है पोलन ट्यूब, एक में नाम देता हूं, सब में समझ लेना, है ना। सो ये है ओव्यूल, ये है पोलन ट्यूब, और ये पोलन ट्यूब के अंदर से क्या होता है बेटा,
आपको पता है 2 मेल गैमेट कैरिड आउट किए जाते हैं, 2 मेल गैमेट इस ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है, थ्रू दी पोलन ट्यूब। अब वो ओव्यूल में कहाँ से घुस रहा है उस पर अलग अलग टाइप है। अगर वो ऊपर की साइड से घुस रहा है, ये ऊपर की साइड मतलब कौन सी बेटा, चलाजल, चलाजल साइड है, तो फिर उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, चलाजोगैमी। अगर वो नीचे की साइड से घुस रहा है तो इसको बोलेंगे बेटा पोरोगैमी। यस। अब देखो पहला चलाजोगैमी, मेजोगैमी, सिफेनोगैमी। सो अगर वो नीचे की साइड से पोरोगैमी, और साइड कौन सी होगी पता है, ये होगी साइड माइक्रोपिलार। सो अगर माइक्रोपिलार, माइक्रोपाइलर है ना, नीचे वाली साइड होती है, तो उसको पोरोगैमी बोलेंगे अगर माइक्रोपिलार साइड से पोलन ट्यूब ओव्यूल में घुस रहा है तो। अगर वो चलाजल साइड से घुस रहा है तो चलाजोगैमी। अगर वो बीच से, एक तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से जा सकता है, तो ये बीच से जा रहा है मतलब वो इंटीग्यूमेंट जो होती है उसके होके थ्रू जा रहा है, उसको काट के मतलब अंदर जा रहा है। तो इंटीग्यूमेंट से अगर जा रहा है तो वो मिडल से जा रहा है, दोनों के, पोरोगैमी और मेजोगैमी, इसके चलाजोगैमी के, तो उसको मेजोगैमी बोल रहे हैं, मिडल में जा रहा है, मिडल से। और यहाँ पर ये जो पोलन ट्यूब होता है वो अंदर से हॉलो होता है, हॉलो, और हॉलो का ही अर्थ होता है सिफॉन। सो अगर एक हॉलो पोलन ट्यूब जब मेल गैमेट को कोई कैरी कर रही होती है उसे सिफेनोगैमी कहते हैं, सिफेनोगैमी। तो 4 कंसेप्ट अच्छे से याद रखना है आपको, चलाजोगैमी, पोरोगैमी, मिजोगैमी, सिफेनोगैमी। आपको बुक के अंदर ये तीन ही डायग्राम है, ये नहीं है, और यहां से सवाल आ सकता है। जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वहां से सवाल पूछा जाता है ना। तो सिफेनोगैमी मतलब हॉलो पोलन ट्यूब के अंदर से 2 मेल गैमेट कैरी हो जाना, ये इंटीग्यूमेंट के थ्रू जाना राइट या लेफ्ट साइड से, ये माइक्रोपाइल से जाना पोरोगैमी, और ये चलाजोगैमी। तो आपको बोला है कि हॉलो पोलन ट्यूब, देखो हॉलो पोलन ट्यूब, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा सिफेनोगैमी। मतलब आपको क्वेश्चन मैंने एक पढ़ाया लेकिन प्रैक्टिस 4 क्वेश्चन की कराई है। क्या बात सही है? क्या आप एग्री हो? यस, यही तरीका होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। देखो पोलन ग्रेन निकालता हूं, पोलन ग्रेन की ये एक्साइन है, और ये एक्साइन जो होती है उसको पता है आपको, स्पोरोपोलिनिन से बनती है ना। कौन सा? स्पोरोपोलिनिन। और एक चीज, ये स्पोरोपोलिनिन होती है बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब क्या कि नेचर इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या नेचर इसको डिग्रेड कर सकता है? नहीं, क्योंकि पोलन ग्रेन जब नेचर में पड़ेंगे, हवा पानी उसको डिग्रेड नहीं कर सकती। सिर्फ उसको डिग्रेड कौन कर सकता है, मैं बताता हूं। नेचर उसको डिग्रेड नहीं कर सकता, नेचर में इतनी ताकत नहीं कि उस लेयर को ब्रेक करे। सिर्फ एक ही इंसान है जो उसको डिग्रेड कर सकता है, एक ही चीज है। कौन सर? तो देखो यहां पर जब पोलन ग्रेन ना रिलीज होंगे, तो जब वो जाएंगे उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर, सेम। और फिर यहां पर जो बेटा लिक्विड होगा, ठीक है, यहां पर जो लिक्विड होगा, जब यहां से पोलन ग्रेन यहां पे जाएगा, स्टिग्मा का लिक्विड, स्टिग्मेटिक लिक्विड, तो वही लिक्विड उसको डिग्रेड कर सकता है। मतलब नेचर का अजूबा देखो कि ये जो एक्साइन है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नेचर उसको डिग्रेड नहीं कर सकता, उसको सिर्फ एक ही चीज डिग्रेड कर सकती है, उसी फ्लावर के स्टिग्मा का सरफेस, दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ सकते हैं। खुद के पोलन ग्रेन अगर आए खुद के फ्लावर के ऊपर तो डिग्रेड हो जाएगा, दूसरे वाला नहीं। समझ में आया? सो अगर आपको पूछा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है लेकिन इसको कौन डिग्रेड कर सकता है, स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ सेम स्पेसिस, उसी स्पेसिस का स्टिग्मेटिक सरफेस, वही उसको डिग्रेड कर सकता है। आंसर हो जाएगा बेटा आपका ये स्पोरोपोलिन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल मतलब बिना गैमेट फॉर्म किए नए जनरेशन बनाना, उसमें फ्लैजेलेटेड मतलब याद रखना, उसमें फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला, मैं अभी डायग्राम भी निकालूंगा। और मोटाइल मतलब जो मोशन कर सकता है, तो ये फ्लैजेला होने के कारण वो मोशन कर सकता है, तो उसको बोलते हैं जूस्पोर। जूस्पोर यानी एनिमल्स के स्पोर, एनिमल के अंदर के स्पोर्स जो कि मूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास फ्लैजेला होता है, वो किस में फॉर्म होते हैं। तो इसका तो अभी सीधा आंसर है, बाकी मैंने क्वेश्चन तो थोड़ा आपको समझा ही दिया है। तो इसका सीधा आंसर है बेटा स्पायरोगायरा। ये जो स्पायरोगायरा है इसके अंदर याद रखना इस तरीके की लेयर होती है, और ये स्पायरोगायरा के अंदर, स्पायरोगायरा नहीं सर, स्पायरोगायरा कौन बोला आपको, स्पायरोगायरा नहीं है सर, क्लाइमेडोमोनास है ना। आपको भी लगा स्पायरोगायरा ही है? नहीं सर, स्पायरोगायरा नहीं है, क्लाइमेडोमोनास है।
ठीक है, ऊपर का जो है मैं एक बार इसको कट कर देता हूँ। कौन सा है आपका? डी है। सो डी इज राइट आंसर, स्पाइरोगायरा। बराबर जी सर, स्पाइरोगायरा। अब स्पाइरोगायरा नहीं सर, क्लाइमेडोमोनास, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लाइमेडोमोनास इज राइट आंसर। अब क्लाइमेडोमोनास के अंदर याद रखना कैसे जूस्पोर होते हैं, ये ऐसे देखो, ये अंदर स्पोर बन गए, और जिसको ये रेशे की तरह निकल रहा हूँ ना, ये फ्लैजेला है, यानी वो मोशन कर सकते हैं। आगे चल के जब लेयर ब्रेक होगी बाहर की, तो ये बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं हम, ये क्लाइमेडोमोनास के जो स्पोर्स है इसको जूस्पोर कहते हैं, क्योंकि ये एनिमल के स्पोर है बेटा, इसलिए इसको जूस्पोर बोला। और ये मोशन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, और हर एक स्पोर एक नया क्लाइमेडोमोनास बनाता है, यानी रिप्रोडक्शन हो रहा है, बार बार चीजें नहीं बन रही है, और फ्लैजिलेटेड है क्योंकि वो मोशन कर सकता है। नेक्स्ट 17 नंबर का, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से इवेंट होते हैं करेक्ट सीक्वेंस में? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने बोला कि शादी जब होती है तब इवेंट क्या होते हैं, सबसे पहले लड़की देखने का कार्यक्रम होता है, लड़का देखने का कार्यक्रम होता है, उसके बाद फिर बैठा जाता है, फाइनल होता है, फिर उसके बाद हल्दी होती है ना, उसके पहले भी साकरपुड़ा वगैरह ये सब होता है, फिर उसके बाद हल्दी है, उसके बाद फिर शादी है, शादी के बाद फिर रिसेप्शन है। ये जैसा सीक्वेंस है वैसा ही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम 3 सीक्वेंस होगा, आपके बुक में देखने को आपको मिलेगा, जो है कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो कुछ चीज़ें होती है वो प्री फर्टिलाइजेशन, जैसे वेडिंग के प्री वेडिंग और पोस्ट मतलब कार्यक्रम होता है रिसेप्शन। वैसे फर्टिलाइजेशन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो राइट आंसर इज यहाँ पे आ जाएगा आपका डी। अब फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, मैं अभी आपको कुछ एक आधा एग्जांपल देता हूँ, बाकी आप प्रोसेस और बहुत सारे प्रोसेस है जो फर्टिलाइजेशन के पहले होते हैं, बट मैं एक दे देता हूँ, वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो फर्टिलाइजेशन के पहले होती है। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं बेटा। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में याद रखना एम्ब्रायो डेवलपमेंट। और इसमें एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट भी होता है। तो ऐसे चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। लिवर मैकेनिज्म फॉर पॉलिनेशन इज फाउंड इन। सो इसका आंसर क्या है? सैल्विया है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके पहले भी देखा था, बट सैल्विया ये याद रखना, इस पर सवाल आता है। लिवर मैकेनिज्म मतलब सिंपल बात है कि इस तरीके से कांटे की तरह स्ट्रक्चर होता है ना। ये मशीन आपको पता है, बड़े बड़े जो मशीन्स होते हैं, है ना, मशीन्स होते हैं बराबर, उसमें ये यूज़ की जाती है। पता है, मालिक थोड़ा गलती हो गया वो वाला मशीन, ठीक है। और ये नेचुरली जो प्लांट है बेटा वो इस तरीके से होता है, फ्लावर, हाँ, उस प्लांट का, सैल्विया का फ्लावर, ये इस तरीके से फ्लावर होता है, ये वाला, हाँ। और यहाँ पर ना ये इस तरीके से लेवर की तरह स्ट्रक्चर होता है। यानी जब कभी यहाँ पर कोई इंसेक्ट आता है, क्या बात कर रहा हूँ मैं, इंसेक्ट। सो इंसेक्ट जब आता है तो उसके पीठ के ऊपर अगर पोलन ग्रेन रहेंगे उसी फ्लावर के, तो फटाक से उसको उठा लेगा। यह सैल्विया है, मतलब कि ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि पॉलिनेशन को बढ़ावा कर रहा है, स्ट्रक्चर को। चलो अगला 19 नंबर, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर्स इन ओवरी। ओवरी के अंदर क्या नहीं होता आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन? जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या किस में कन्वर्ट होता है, पहले तो ये देख लो, ये देख लो आप यहां पर, जो ओवरी होती है, ठीक है, वो पेरिकार्प बनाती है। इंटीग्यूमेंट जो होती है वो सीड कोड बनाती है। दिया गया है कि आपको, हाँ, ओवरी पेरिकार्प बनाती है। अब जो इंटीग्यूमेंट होती है, देखो, पेरिकार्प मतलब क्या, पेरिकार्प मतलब बाहर की लेयर, वो ओवरी के वॉल से बनाती है, ओवरी के वॉल से, ठीक है, ओवरी वॉल बराबर है। ओवरी वॉल क्या बनाती है फर्टिलाइजेशन के बाद? ओवरी के वॉल आगे चल के पेरिकार्प बनाती है। जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, है ना, सो कहां पर है सर? देखो, ओवरी के अंदर ये नीचे ये एम्ब्रियो साइक होता है बेटा, उसके बाद ये न्यूसेलस होता है, पता है आपको, फिर उसके बाद ये इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट, फिर ये इस तरीके से आपको पता है कि स्ट्रक्चर होता है किसका? ओव्यूल का। तो उसमें जो ओवरी के वॉल है वो पेरिकार्प बनाते हैं, इंटीग्यूमेंट जो है ये बाहर के अंदर की, ये सीड कोड बनाते हैं। उसके बाद ओवरी फॉर्म फ्रूट एंड ओव्यूल फॉर्म पेरिस्पर्म। अब ये बताओ क्या क्या है सर? अब देखो, इंटीग्यूमेंट फॉर्म सीड कोड, सीड कोड बनाते हैं इंटीग्यूमेंट। ओव्यूल फॉर्म पेरिकार्प, अब देखो ये ओव्यूल है, क्या ये पेरिकार्प बनाता है अंदर वाला पार्ट? और ओवरी फ्रॉम फ्रूट, जो ओवरी है वो फ्रूट फॉर्म करती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा वो बताइए। चलो फिर उसके बाद का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट ऑकर्स इन ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये पूछा गया है कि जो नहीं होगा
ओवरी पेरिकार्प बनाएगी, ओवरी फ्रॉम फ्रूट, ओव्यूल फ्रॉम पेरिस्पर्म, ये गलत है। ओव्यूल जो है वो बेटा पेरिस्पर्म नहीं बनाएगा। सो ये आपका हो जाएगा गलत, और जो गलत है वही तो सही है ना, क्योंकि डज नॉट पूछा गया है, जो नहीं फॉर्म करता है वो पूछा गया है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा सी। सो सी इज राइट आंसर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। तो अगर आप यहां पे देखोगे, सो ये सी वाला क्या है, गलत है, ये ऐसा इससे फॉर्म नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, जो कि है इन द डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो है एंजियोस्पर्मिक एट द लोअर टीयर ऑफ 4 सेल एंड ऑक्टेंट फॉर्म। ठीक है, ऑक्टेंट मतलब 8 सेल। याद रखना, जब एंजियोस्पर्म्स के अंदर ऐसे प्लांट जिनके अंदर जो सीड होती है बेटा वो फ्रूट के अंदर होती है, हमेशा याद रखना, सीड जब फ्रूट के अंदर होती है तो वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो उन एंजियोस्पर्म के अंदर 8 सेल बनते हैं जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चालू होती है, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तब 8 सेल बनते हैं। सर मैं अभी बताऊंगा कौन से 8 सेल। देखो ऊपर में 4 सेल होते हैं, 1 2 3 4, निकाल दिए जी। नीचे में 4 सेल होते हैं, 1 2 3 4, टोटल 8 सेल होते हैं, इसलिए इसको ऑक्टेंट कहते हैं बेटा। ऑक्टेंट यानी 8 सेल है इसमें। अब इसको क्या बोलते हैं पता है हम? हाँ, इसको बोलते हैं अपर टीयर ऑफ 4 सेल। हाँ, ऊपर के 4 सेल, अपर टीयर ऑफ 4 सेल। इसको बोलते हैं लोअर टीयर ऑफ 4 सेल। ठीक है, अपर टीयर लोअर टीयर। अब ये क्या बनाते हैं वो हमको समझना पड़ेगा कि ये फॉर्म क्या करते हैं। और आपको पूछा है कहां पर, आपको पूछा है ये कौन से वाले पूछे आपको पूछा है अपर की लोअर पूछा है, लोअर टीयर बोला है। ठीक है ना, ये आप देखो अपर टीयर और लोअर टीयर। जो अपर टीयर होते हैं वो क्या बनाते हैं, देखो ये डायग्राम में आप देख पा रहे हो, वो बनाते हैं बी वाला ऑप्शन। बी करेक्ट है ना, प्लीम्यूल एंड कॉटिलीडॉन। प्लीम्यूल एंड कॉटिलीडॉन। देखो मैं अभी यहां पे बताता हूं, अपर टीयर जो है 2 चीजें बनाएंगे, प्लीम्यूल। क्या बात कर रहा हूं, प्लूम्यूल, प्लू बोलेंगे ना यहाँ पे, प्लीम्यूल को प्लूम्यूल बोलेंगे, प्लूम्यूल एंड कॉटिलीडॉन। ठीक है, जो देखो प्लीम्यूल एंड कॉटिलीडॉन कौन बनाता है, अपर टीयर, और लोअर टीयर हाइपोकॉटिल एंड रेडिकल। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल सर। तो यहां पर आपको चीजें को समझना पड़ेगा। अपर टीयर ऑफ 4 सेल्स एंड लोअर टीयर ऑफ 4 सेल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या बनाते हैं, इस पे सवाल आता है। तो अपर की बात करूं तो क्या बनाता है, अपर की बात करूं तो प्लूम्यूल एंड कॉटिलीडॉन। सो प्लूम्यूल एंड कॉटिलीडॉन, दैट इज द बी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्यों आया, बी, है ना। यस सर, प्लूम्यूल एंड कॉटिलीडॉन। सो प्लूम्यूल एंड कॉटिलीडॉन। प्लूम्यूल क्या है बेटा, सीधी बात, ये प्लीम्यूल जो है वो आगे चल के क्या बना रहा है, ये प्लीम्यूल आगे चल के प्लांट के अंदर शूट बनाता है सर। शूट क्या बनाता है, शूट, है ना, मैं लिख देता हूं शूट। और जो कॉटिलीडॉन है ये फूड स्टोर करने का काम करता है बेटा, फूड स्टोर करने का काम करता है। अब नीचे की बात करते हैं, हाइपोकॉटिल प्रोटेक्शन का काम करता है, और रेडिकल रूट बनाता है। ठीक है, चलो यहां पर हमने क्या किया, क्वेश्चन हमारे जो है आज के लेक्चर के कंप्लीट हुए। इसको अच्छे से करो, बाकी इसकी पीडीएफ आपको महाटॉपर्स ऐप पे हम डाल देंगे फ्री मटेरियल के अंदर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।